जी, इस सेशन का आगाज करते हैं जी, लेक्चर 2। ये दो पॉइंट रह गए थे कल लेक्चर से, तो इसको आज के लेक्चर में इंक्लूड कर दिया है। ग्रेफाइट जो है जिसको आप यूज करते हैं पेंसिल के तौर पे, ये कैसे काम करता है पेंसिल में। इसमें हमें क्ले को मिक्स करना पड़ता है। जब ग्रेफाइट में क्ले को मिक्स किया जाता है तो फिर उसको बतौर पेंसिल यूज किया जाता है। इसी तरह जो वनस्पति घी होता है उसको तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और इस तरह वनस्पति घी तैयार होता है। इसे हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। ये आगे मजीद इसकी तफसील आएगी। इसके बाद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें यूज होती हैं यूरिया फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपाउंड की बात करें तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली एक फिक्स रेशो के थ्रू आपस में कंबाइन होते हैं तो हम कहते हैं कि ये कंपाउंड बना है। ये बात याद रखिएगा, एक तो केमिकली कंबाइन होना चाहिए और फिक्स रेशो होनी चाहिए। और यही दोनों चीजें करना हो तो फिर हम कहते हैं मिक्सचर बन गया। यानी दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में बगैर केमिकल रिएक्शन के बनती हैं और कोई फिक्स रेशो नहीं होती तो उस वक्त उन दोनों का जो मिलाप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो मिक्सचर कहलाता है। ये एग्जांपल है एक वाटर की। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब केमिकली रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। और ये भी बात याद रखें कि जब दो चीजें इस तरह केमिकल रिएक्शन से बनती हैं तो उनकी अपनी जो इनफरादी आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो सकती है। जिस तरह की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज है, लेकिन जब वाटर की फॉर्म में हमें मिलता है दोनों, तो आप देख सकते हैं वाटर एक लिक्विड चीज है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थी, गैसेज थी। तो ये भी हो सकता है कि जब दोनों चीजें आपस में केमिकल रिएक्ट करती हैं तो उनका जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा मिक्सचर अभी मैं बता चुका हूँ पहले कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में वैसे ही आप मिक्स कर देते हैं तो बगैर किसी केमिकल रिएक्शन के और कोई फिक्स रेशो नहीं होती तो उस वक्त वो मिक्सचर बनता है। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है जी, जो इनकी कंसंट्रेशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है। यानी आपके पास जो भी मिक्सचर है उसमें थ्रू आउट एक जैसी कंसंट्रेशन होती है, सोल्यूट की भी और सॉल्वेंट की भी, या दोनों कंपाउंड या दो से ज्यादा जितने भी कंपाउंड बने हुए हैं उन सब की। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन किए हुए हैं आपने, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मिक्स नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होती। थ्रू आउट उनकी कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे कि ऑयल और वाटर को आप मिक्स कर देंगे तो मिक्सचर तो बन जाएगा, लेकिन ऑयल और वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ऑयल ऊपर, ऑयल जो है वो ऊपर तैरना शुरू कर देता है, जबकि नीचे जो वाटर है वो उसमें कम ऑयल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ यूजेज हैं, पौधे यूज करते हैं खुराक बनाने के लिए, ये हमने कल देखा था। इसके अलावा यूरिया और ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है। सोडा बॉटल में भी फिल होती है। ये जितनी भी आप कोक वगैरह पीते हैं उनमें लिखा होता है ये कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये ड्राई आइस के तौर पे यूज होती है। ड्राई आइस एक्चुअली क्या है, फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लीक सॉलिड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ये मछलियों को और अचार वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कॉस्टिक सोडा, जिसे आप मीठा सोडा कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है उसमें इस्तेमाल होती है। और अगर लार्जेस्ट मिक्सचर की बात करें तो ओशन जो है, समंदर, ये लार्जेस्ट मिक्सचर के तौर पे जाना जाता है। अर्थ की जो सर्फेस का 70% है वो समंदर में घेरा हुआ है। इसके अलावा क्वांटिटी लिखी हुई है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है हवा के अंदर, नाइट्रोजन की 78% है और ऑक्सीजन की 21% है। अच्छा, ये द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ एरीज, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई, ऑटो करेक्शन शायद हो गई हो। तो ये है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एयर। ठीक है जी, ये थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एयर। ठीक है, कि एयर के अंदर जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो 78% नाइट्रोजन की है और 21% ऑक्सीजन की। और बाकी की जो 1% रह जाती है उसमें फिर ये सारी गैसेज आ जाती हैं, आर्गन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो यहाँ पे लिखी है 0.3 to 0.4% होती है और कुछ हीलियम की भी क्वांटिटी होती है। अच्छा, मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। कौन कौन से तरीके हैं, फिल्ट्रेशन का है, सब्लिमेशन का है, डिस्टिलेशन का है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का है। ये चार पांच तरीके हैं जिनसे आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन सिंपली आप यूं कह सकते हैं कि आपके पास कोई इनसॉलेबल सॉलिड है किसी मिक्सचर के अंदर, इनसॉलेबल, ये प्रिंस सॉलेबल लिखा हुआ है, इनसॉलेबल है। इनसॉलेबल सॉलिड अगर किसी मिक्सचर के अंदर है तो आप उसको पेपर के थ्रू, जिस तरह ये घरों में औरतें भी करती हैं, उनके पास जो पतला सा कपड़ा होता है उसके थ्रू चीजों को निथार लेती हैं, तो वो भी एक किस्म की फिल्ट्रेशन है। सिमिलरली जो फिल्टर पेपर होता है उसके थ्रू भी इन चीज़ों को अगर आप निथारते हैं, सेपरेट करते हैं, तो वो भी क्या है, फिल्ट्रेशन में आता है। इसी तरह चाय जब आप डालते हैं तो उसमें भी आप ऊपर स्ट्रेनर छलनी यूज करते हैं, तो वो भी एक किस्म की आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। यानी कि जो सॉलिड के पार्ट्स होते हैं जो डिजोल्व नहीं हुए होते हैं उनको आप जब सेपरेट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारे जो नाक के अंदर हेयर बाल होते हैं और म्यूकस होता है जो लिक्विड होता है,
रतूबत होती है, वो भी फिल्ट्रेशन का काम करती है। हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या कोई जर्म सेल्स होते हैं या कोई कीड़ा पतंगा होता है, वो सारे के सारे यहाँ फंस जाते हैं और हमारी एयर जो है वो बिल्कुल फ्रेश होकर क्लियर एयर हमें अंदर मिलती है। किडनी भी जो है वो भी ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अलग करके यूरिन की शक्ल में जिस्म से खारिज कर देते हैं। सब्लिमेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को जब हीट किया जाता है तो वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, या आप कह सकते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे नॉर्मली जब भी किसी सॉलिड को हीट अप किया जाता है तो वो पहले लिक्विड स्टेट में जाता है, फिर वेपर में जाता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको जब आप हीट अप करते हैं तो वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाते हैं, उनमें लिक्विड स्टेज नहीं आती। तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्ट जो है, यानी वेपर को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करने से डेपोजिशन कहा जाता है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर्स को ठंडा किया जाता है, लिक्विड की शक्ल में। डेपोजिशन बता चुका हूं कि वेपर को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करना डेपोजिशन कहलाता है। डिस्टिलेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी लिक्विड को जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डिजॉल्व हुई होती हैं, तो आप उन सबको उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे उन सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर आप मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, सारे जो उसके कंपोनेंट्स उनको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसे डिस्टिलेशन कहा जाता है। ये जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम जो जमीन से निकाला जाता है, ये काला सिया रंग का बिल्कुल माया होता है, किसी इस्तेमाल का नहीं होता पेट्रोलियम। और फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू उसकी जो फ्रैक्शन होती हैं, डीजल, पेट्रोल, इसी तरह गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, तो ये सारी की सारी इसकी 6 फ्रैक्शन होती हैं, ये सारी की सारी फिर अलग कर ली जाती हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की प्रोसेस करते हुए। और फिर ये जो 6 की 6 फ्रैक्शन हमें मिलती हैं, ये सारी की सारी काबिल इस्तेमाल होती हैं। पेट्रोलियम खुद तो किसी काबिल नहीं होता, लेकिन जब डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू उसकी 6 फ्रैक्शन को अलग किया जाता है तो फिर वो काबिल इस्तेमाल चीजें हमें मिल जाती हैं। क्रोमेटोग्राफी, अगर आपके पास को कलर्ड केमिकल्स हैं तो उनको सेपरेट करने का जो तरीकाकार होता है उसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे जमीन के इर्द गिर्द जितना भी एयर का एक ब्लैंकेट है, ग्लाफ है, उसे एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। मूविंग एयर को विंड कहा जाता है। और इसकी अगर डायरेक्शन की बात करें कि विंड किस डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको हम कहते हैं विंड वेन। विंड वेन से हमें पता चलता है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। नाइट्रोजन के यूज की बात करें तो इट डजंट बर्न, जलती नहीं है। एंड यूज्ड इन एक्सप्लोसिव स्टोरेज टैंक, यानी जहाँ कहीं पे भी आग बुझाने वाला काम करना हो तो वहां पे ये स्टोर की जाती है। यूज्ड इन लाइट बल्ब्स, बल्बों में ये इस्तेमाल होती है। टू प्रिवेंट द फिलामेंट फ्रॉम बर्निंग अप, क्योंकि ये जलने में मदद नहीं देती, इसलिए जहाँ जहाँ पे भी इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों को, जलती हुई चीज़ों को बुझाने के लिए, तो वहाँ पे नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। या फिर आग से बचाने के लिए कहीं पे अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे यूज़ करना तो नाइट्रोजन यूज़ होती है। फर्टिलाइजर में यूज़ होती है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया है, और अमोनियम सल्फेट। एक ट्री कितनी ऑक्सीजन पैदा कर सकता है? वन ट्री प्रोड्यूस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड ऑफ 36 चिल्ड्रन। 36 बच्चों की जो जरूरत है उसको पूरा करता है एक ट्री, इतनी ऑक्सीजन पैदा करता है। रेयर या नोबल गैसेज कौन सी होती हैं? ये वो गैसेज है जो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करती। इनका चूंकि इन पे ऑक्टेट या डुप्लेट रूल लगा होता है। ऑक्टेट मीन इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट रूल का मतलब इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में 2 होते हैं, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती क्योंकि स्टेबल होती हैं ऑलरेडी। इस्तेमाल कहाँ पे होती हैं? कलरफुल एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल होती हैं। जो हीलियम है ये बैलून्स, मौसमी गुब्बारों में इस्तेमाल होती हैं। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोक। अच्छा, ये स्मोक गलती से लिखा गया, स्मोक वर्ड है, स्मोक, SMOG। स्मोक जो है ये कॉम्बिनेशन है स्मोक एंड फोक का। अच्छा, जिस तरह नोबल गैसेज है इसी तरह नोबल मेटल्स भी होती हैं जो बहुत कम रिएक्ट करती हैं। जिस तरह सोना है, ये गोल्ड की प्राइस इसी वजह से ज्यादा होती है क्योंकि ये ऑर्नामेंट्स में, जेवरात में इस्तेमाल होता है। और जेवरात में क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि लॉन्ग लाइफ होता है, इस पे जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती, खराब नहीं होता। इस वजह से जो खवातीन है वो जेवरात के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, और इसी वजह से इनकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है। ये कुछ नोबल मेटल्स हैं: गोल्ड है, प्लाटिनम है, पलाडियम है, इरिडियम है। ठीक है, ये कुछ है नोबल मेटल्स, ये याद रख लीजिएगा। सोल्यूशन क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जब भी होमोजेनियस मिक्सचर बनता है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, तो उसे हम कहते हैं ये सोल्यूशन है। जैसा कि सॉल्ट को वाटर में जब मिक्स कर देते हैं तो वो सोल्यूशन बन जाता है। जो कम क्वांटिटी में चीज होती है उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी में चीज होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसा कि अगर आप सॉल्ट को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सॉल्ट जो कि कम मिकदार में होता है लिहाजा वो सोल्यूट है, और पानी जो कि ज्यादा मिकदार में होता है लिहाजा वो सॉल्वेंट है। एक्वा सोल्यूशन वो होता है जिस सोल्यूशन के अंदर पानी लाजमी हो, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर मस्ट हो, वो एक्वा सोल्यूशन कहलाता है। एक्वा का मतलब होता है वाटर। पानी जो है उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसके अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पानी में हल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होते हैं।
मैटर की स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह हैं। सॉलिड की स्पेसिफिक शेप भी होती है, वॉल्यूम भी होता है, लेकिन बाकी दोनों की अगर लिक्विड की बात करें तो उसकी शेप नहीं होती, वॉल्यूम होता है। और जो गैसेज है उनकी तो ना शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। सॉलिड जो है वो हार्ड होते हैं, और गैसेज जो है उनका प्रेशर होता है। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि गैसेज की डेंसिटी बहुत कम होती है। गैसेज को जितना भी वॉल्यूम मिल जाए वो सारा का सारा ही ऑक्यूपाई कर लेती है। फ्लूइड ये वो चीजें होती हैं जो फ्लो कर सकती हैं। तो गैस भी फ्लो कर सकती है और लिक्विड भी फ्लो कर सकती है, इन दोनों चीजों को आप फ्लूइड कह सकते हैं। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, यानी अगर आपने नमक कम डाला हुआ है पानी के अंदर तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपने नमक बहुत ज्यादा डाला हुआ है तो वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। और नमक का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, यानी बहुत ज्यादा नमक जब आप डाल देते हैं पानी में, तो उसे ब्राइन कहते हैं। स्पेशल वर्ड है, BRINE, ब्राइन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो सेचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम क्वांटिटी डिजॉल्व हो चुकी होती है, यानी आप उसमें मजीद जब सोल्यूट डालते हैं तो वो नहीं हल होता बल्कि नीचे बैठ जाता है। और अनसेचुरेटेड डिस्पोर्ट करना यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अभी सोल्यूट मजीद हल हो सकता है। यानी आप अपनी ही बात करें तो अगर आप बिल्कुल आपने खाना सैर होकर खाया हुआ है, आप में मजीद कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब आप सेचुरेटेड हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी बहुत अगर गुंजाइश आपको है तो इसका मतलब आप अभी अनसेचुरेटेड स्टेट में है। डेड सी, ये ऐसा सी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है वो हाईली सेचुरेटेड है, बहुत ज्यादा सॉल्ट इसके अंदर डिजॉल्व हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें जो चीज भी आप सिंक करवाने की कोशिश करते हैं तो ये इसमें कोई चीज डूबती नहीं है बल्कि तैरना शुरू कर देती है। हर चीज इस पे तैरती है, इंसान भी वहां पे गिर जाए तो तैरना शुरू कर देगा। तो ये डेड सी की प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है, बहुत ज्यादा इसकी डेंसिटी हाई है, सुपर सेचुरेटेड है। सॉलिबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसमें याद रखें सॉल्वेंट को आपने फिक्स कर दिया 100 ग्राम। सॉल्वेंट 100 ग्राम लेके उसमें जितना भी सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है वो कहलाती है सॉलिबिलिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर भी एक खास हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज करने से सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो वही चीज जो पहले जिसमें कोई चीज हल नहीं हो रही थी यानी सेचुरेटेड स्टेट में थी, उसी में जब आप मजीद सोल्यूट डालेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करके तो उसमें फर्दर सोल्यूट भी डिजॉल्व हो जाएगा। सस्पेंशन, ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और आंखों से नजर आ रहे होते हैं, और उनको फिल्टर भी किया जा सकता है। जैसे कि मिट्टी अगर आप पानी में डाल दें, लस्सी को अगर आप देखें तो लस्सी के भी आपको पता होना चाहिए कि उसके जो जर्रात होते हैं वो बड़े होते हैं। फ्रूट स्क्वैश जो होती है, ब्लड, ये सारे के सारे जो हैं ये सस्पेंशन में आते हैं जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं और वादे नजर आ रहे होते हैं। स्लरी सस्पेंशन की एक फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि स्लरी में जो सोल्यूट है वो डिजॉल्व नहीं होता। जैसे कि सीमेंट जो है वो आप पानी में डाल दें तो जाहिर तौर पे आपको लगेगा जैसे सीमेंट पानी में हल हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखें तो वो नीचे बैठ जाएगा। सिमिलरली अगर आप आटा जो है वो आप पानी में डाल दें तो मतलब है कम मिकदार में, ज्यादा अगर आपके पास आटा ज्यादा होगा और पानी कम डालेंगे तो फिर तो आटा जो है वो सॉल्वेंट होगा और पानी जो है वो सोल्यूट होगा, क्योंकि ज्यादा मिकदार में जो चीज होगी वो सॉल्वेंट और कम मिकदार में जो चीज है वो सोल्यूट होती है। तो आटा भी अगर आपके पास कम मिकदार में है और पानी आपने बहुत ज्यादा मिकदार में लिया हुआ है तो वो आप थोड़ी देर हिलाएंगे तो वो नजर आएगा जैसे हल होगा, लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद आटा नीचे बैठ जाएगा और पानी नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को स्लरी कहा जाता है। नहीं जी, फिजिक्स का पार्ट शुरू हो गया, सिक्स की साइंस का। तो एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं एनर्जी की, जिसमें सोलर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल की आगे दो टाइप्स होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी वगैरह भी काफी टाइप्स हैं। मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है, और काइनेटिक ड्यू टू मोशन एट पोजीशन एज वेल। यानी मोशन और पोजीशन दोनों की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सिर्फ मोशन की बात करें तो वो काइनेटिक एनर्जी में आता है, और सिर्फ पोजीशन की वजह से बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी आता है। और पोटेंशियल एनर्जी के आगे तीन टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी ये बैटरियों में स्टोर होती है, इसके अलावा फ्यूल जो होता है, कोयला है या इस तरह के जितने भी फ्यूल हैं, इन सब में केमिकल एनर्जी होती है। इवन कि आप जो खुराक खाते हैं उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। जब भी किसी एक हैवी एलिमेंट को ब्रेक करते हैं तो वो जब अपने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है तो उससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। सिमिलरली अगर आप दो लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज करते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई तैयार करते हैं तो उससे भी आपको एनर्जी जो मिलती है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी ही होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यह बताता है कि जब भी कोई फिनोमेना होता है तो उसमें एनर्जी की जो टोटल क्वांटिटी होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है। एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो दो किस्म के एनर्जी सोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो होते हैं जिनको आप इन फ्यूचर तैयार कर सकते हो, जैसे कि ये विंड है, वाटर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सारे सारे रिन्यूएबल है। क्योंकि जब तक जमीन पे इंसान कायम है, और इंसान तभी तक ही कायम है जब तक ये सारी चीजें मौजूद है, यानी हवा चल रही है, क्योंकि हवा के बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। पानी है, पानी जब तक है इसका मतलब है पानी से एनर्जी भी ले सकता है और इंसान का गुजारा भी है। सूरज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मेन रोल ही सूरज का है, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर इंसानों को कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो लिहाजा ये चीजें जो है ये आप कह सकते हैं रिन्यूएबल है, जबकि कुछ ऐसी हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसा कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल है, पेट्रोलियम वगैरह, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, क्योंकि इनको तैयार होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये अभी जो जमीन से या पहाड़ों से जो कोयला वगैरह या पेट्रोलियम निकल रहा है, ये आज से करोड़ों साल पहले जो बड़े बड़े प्लांट्स और डायनासोर टाइप जैसे जो जानवर जमीन में दफन हो गए थे, और बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये सारी की सारी चीजें या तो कोयले में कन्वर्ट हो गई, या फिर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई, या फिर गैस में कन्वर्ट हो गई। बायोगैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज प्रोड्यूस बाय द डिके ऑफ एनिमल वेस्ट एंड वाटर। यानी एनिमल वेस्ट जो बाहर फेंका जाता है, और पानी की वजह से जो गैस वहां प्रोड्यूस होती है उस वेस्ट मटेरियल से, उसे हम बायोगैस कहते हैं। इंसान की तारीख में जो सबसे पहली सिंपल मशीन बनाई गई थी वो है व्हील, पहिया। पहिया इंसान की तारीख में सबसे पहली और सबसे सादा मशीन कहा जाता है इसे। इसके अलावा और भी कुछ मशीनें हैं जो इंसान की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें लीवर भी है, पुल्ली है, इंक्लाइंड प्लेन है, वेज है, जैक है, गियर्स है, स्क्रू है। ये सारी की सारी सिंपल मशीनों में ही आती है। इसके अलावा पुल्ली, देर आर टू टाइप्स ऑफ, ये पुलिस लिखा हुआ है, पुल्ली का वर्ड है यहाँ पे पुल्ली। तो फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ये इस तरह की जो टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है, ये आपने क्लियर कर लेना है इसमें। गियर सिस्टम जो है ये एक टाइप है व्हील एंड एक्सल की। गियर सिस्टम ये गाड़ियों में यूज होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच गिवन आउट लाइट, वो ऑब्जेक्ट जिनसे जिनसे आपको लाइट मिलती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जिनसे लाइट आपको नहीं मिलती वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट पास कर सकती है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती उन्हें ट्रांसलूसेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि वुड है या पेपर है, ये सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। रिफ्लेक्शन के लॉस की बात करें तो, अच्छा इसके ऊपर एक और चीज लिखी है जी कि लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल करती है नॉन ल्यूमिनस में, तो तीन किस्म के फिनोमेना हो सकते हैं, या तो ट्रांसमिट कर जाएगी, या फिर अब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये तीन फिनोमेना पॉसिबल होते हैं। तो रिफ्लेक्शन की बात करें तो दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में होती हैं। दूसरा इसका जो लॉ है वो ये है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। रिफ्लेक्शन की टाइप जो है वो दो टाइप की, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये है कि जब लाइट जो किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और अगर कोई रफ सरफेस हो तो उस पर जब लाइट पड़ती है तो उससे रिफ्लेक्ट होने वाली रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का एक फायदा ये है कि हम वहां भी देख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सूरज की लाइट नहीं पड़ रही होती, या किसी चीज की भी लाइट जब नहीं पड़ रही होती तो उसके बावजूद डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख सकते हैं। जैसा कि हमारे कमरे में बाद औकात सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं आ रही होती, लेकिन उसके बावजूद हम अंदर देखते हैं तो अंदर अंधेरा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ रोशनी होती है। तो वो कुछ ना कुछ रोशनी कहाँ से आ रही होती है, वो इसी तरह डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से आ रही होती है कमरे में। मिरर की टाइप्स करें तो दो तरह के मिरर हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है जिसमें हम रोजाना अपनी शक्ल देखते हैं, और कर्व्ड मिरर जिसके आगे फिर दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो प्लेन मिरर जो होता है ये स्मूथ होता है और फ्लैट सरफेस होती है इसकी। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर हैव दीस कैरेक्टरिस्टिक। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो नीचे दिए हुए हैं। अपराइट होता है, इक्वल इन साइज होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि लेफ्ट राइट नजर आता है, राइट लेफ्ट नजर आता है। वर्चुअल होता है, यानी आप स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, यानी जितना आप शीशे से दूर खड़े होंगे उतना ही दूर इमेज बनेगा, करीब खड़े होंगे तो उतना ही करीब बनेगा। द वर्ड एम्बुलेंस, ये वर्ड लिखा हुआ है तो ये वर्ड है, WRD, यानी लफ्ज। एम्बुलेंस अक्सर आप देखते हैं कि एम्बुलेंस का वर्ड एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा लिखा होता है, तो वो लेटरली इन्वर्टेड ही लिखा होता है। उसका मकसद यही होता है ताकि अगली जो गाड़ी है, यानी एम्बुलेंस से आगे जाने वाली जो गाड़ी है, वो अपने जब साइड मिरर से उसको देखेगा तो उसको वो सीधा नजर आ जाएगा। क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी है कि वो उसने इन्वर्ट करना होता है, उसने लेफ्ट को राइट बनाना होता है, राइट को लेफ्ट बनाना होता है, लिहाजा वही एम्बुलेंस जो हमें
आम आंख से देखने से हमें उल्टा नजर आ रहा होता है। जब वो अगला ड्राइवर जो है वो उसे देखेगा तो उसे बिल्कुल सीधा नजर आता है, और वो उसे क्लियर पढ़ लेता है कि मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है, इस तरह वो जगह दे देता है। खैर, मुश्किल से ही देते हैं लेकिन ठीक है। इसके अलावा ए प्लेन मिरर फॉर्म द वर्चुअल इमेज वाइल अ पिन होल कैमरा फॉर्म द रियल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि जो पिन होल कैमरा होता है वो रियल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ इक्वल साइज, ठीक है, और पिन होल कैमरा जो है वो स्मॉलर इमेज बनाता है और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, यानी छोटी इमेज होती है। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज द प्राइड, ये क्या वर्ड है प्राइड, वेयर पिन होल कैमरा फाउंड एंड इन्वर्टेड इमेज। ये प्राइड का वर्ड नहीं है, ये आई थिंक अपसाइड, अपसाइड है जी, ये से थोड़ा कट कर दीजिएगा। अपसाइड है ये, यानी कि सीधी। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, और जो इमेज आप स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। पेरिस्कोप डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, यानी दीवार की दूसरी तरफ देखने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप आर यूज्ड इन सबमरीन्स, सबमरीन्स के अंदर ये पेरिस्कोप यूज की जाती है। सबमरीन आपको पता है ये ऐसे टैंक्स होते हैं जो कि समंदर के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं, और ये दफाई पर्पज के लिए यूज होता है, डिफेंस सिस्टम के लिए यूज होता है। इनमें वाटर टैंक्स लगे होते हैं जिनमें पानी को भर लिया जाता है, जैसे ये टैंक भारी हो जाते हैं और ये नीचे बैठ जाते हैं और नीचे फिर चलना शुरू कर देते हैं, और जब देखते हैं कि खतरा टल गया है तो पंप्स के थ्रू वो पानी निकाल दिया जाता है और टैंक हल्के हो जाते हैं और फिर ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। कैलिडोस्कोप, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वी कैन सी चेंजिंग पैटर्न ऑफ अ सिंपल डिजाइन, यानी आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर्स हैं, तो आपने उसके जो पैटर्न्स हैं, कलर्स के जो पैटर्न्स हैं, उनको आपने जब स्टडी करना है, देखना है, तो उसको देखने के लिए क्लेडोस्कोप यूज की जाती है, कलर पैटर्न्स को देखने के लिए, स्टडी करने के लिए। A reflecting telescope producing images of distant objects like the moon, star and planet, यानी दूर की चीजों को देखने के लिए हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यूज करते हैं। The sun, the planets and their moons, ये moons लिखा हुआ है, moons are the largest objects in the solar system. There are asteroids and comets are the smaller part of the solar system. यानी सोलर सिस्टम में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, और जो छोटी छोटी चीजें हैं वो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह हैं। सैटेलाइट्स, एनी हेवनली ऑब्जेक्ट बॉडीज दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट्स। प्लैनेट के जो भी चीज मूव करती है उसे सैटेलाइट कहा जाता है। मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। इसके अलावा ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स वगैरह जो है या मीटियोराइड्स जो है, ये सारे भी नेचुरल सैटेलाइट्स ही हैं। इसके अलावा इंसान ने भी कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहा जाता कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोराइड्स, मीटियर, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी सारी मिलती जुलती हैं। एस्ट्रॉइड जो है ये इनकी जसामत बड़ी होती है। इट इज़ अ पीस ऑफ रॉक दैट ऑर्बिट द सन, यानी सन के अराउंड जो मूव कर रहे होते हैं या किसी और प्लेनेट के अराउंड जो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन साइज में बड़े होते हैं। प्लेनेट से छोटे होते हैं लेकिन वैसे साइज में बड़े होते हैं, तो उन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। अब उनका अगर आप साइज कम कर दें, छोटे छोटे पीबल्स जिस तरह होती हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं उस तरह के अगर हो, तो फिर वो कॉमेट्स कहलाते हैं। यानी बड़ा साइज है तो एस्ट्रॉइड है, छोटा साइज है तो कॉमेट्स है। अब कॉमेट्स से अगर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, इट इज द पीस ऑफ रॉक और मेटल्स दैट ऑर्बिट्स द सन। तो यही चीजें जो मेटेराइड हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं मीटियर। यानी जब तक वैसे रिवॉल्व कर रहे हैं किसी प्लेनेट के अराउंड, उस वक्त तक इन्हें आप कहेंगे, साइज के हिसाब से देखेंगे, या तो एस्ट्रॉइड कहलाएगा या कॉमेट कहलाएगा या मेटेराइड कहलाएगा। लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं, यानी अपना जो ऑर्बिट जो कर रहे थे वो अपना रास्ता छोड़ देते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं, जमीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त इन्हें हम मीटियर कहते हैं। और जब ये स्ट्राइक कर जाते हैं सरफेस के साथ, तो फिर वही चीज जो अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक करती है उसे उस वक्त कहा जाता है ये मीटियोराइट है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है। बहुत बड़ा जो मीटेओराइट सबसे पहले देखा गया था, जिसको ऑब्जर्व किया गया, वो 1920 में होबा नामी था, जो कि अफ्रीका में नामीबिया में, और उसका जो वजन था वो 60 टन था, 60 टन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसान ने बनाए हुए हैं जो कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, और सबसे पहला जो सैटेलाइट भेजा गया वो 1957 में रशिया ने भेजा था, उसका नाम था स्पुतनिक 1। और सबसे पहला जो आदमी स्पेस में गया था वो यूरी गागरिन था। अच्छा, ये चांद पे पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था,
और उसके साथ एक और बंदा भी था जिसका नाम आगे लिखा हुआ है, एडविन एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रन एडविन एल्ड्रिन, ये दो बंदे थे जो गए थे चांद पे। लेकिन स्पेस की बात करें तो पहला बंदा जो स्पेस पे गया था वो यूरी गागरिन था। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी होते हैं, यानी कि जो अर्थ का टाइम पीरियड है रिवॉल्व करने का, वही टाइम पीरियड उनका भी होता है। अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन 24 घंटों में कंप्लीट करती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो भी अपना जो रेवोल्यूशन है वो 24 घंटों में ही मुकम्मल करते हैं। लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, ये ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि जमीन के करीब तरीन ऑर्बिट है जिसमें कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर होता है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 84 मिनट होता है। नीचे कुछ डिटेल लिखी हुई है कि कौन से ईयर में क्या हुआ। तो 1957, 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन यानी रशिया ने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा स्पुतनिक 1 के नाम से। फिर 31 जनवरी 1958 में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने एक्सप्लोरर 1 के नाम से सैटेलाइट भेजा। 12 अप्रैल 1961 में पहला इंसान यूरी गागरिन ये स्पेस में गया था और वापस सेफली आ गया। फिर 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 भेजा गया, जो कि मून पे गया। ये अपोलो 11 इस मिशन का नाम है जो कि इंसान को लेके गया था। और इसके बाद 14 मई 1973 में यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया फर्स्ट स्पेस स्टेशन, उसका नाम था स्काई लैब। और 18 जून 1983 में सैले राइड बिकम्स फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस, पहली औरत जो स्पेस में गई थी उसका नाम था सैले राइड। 19 फरवरी 1986 में मीर स्टेशन स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया, मीर। इसके अलावा 30 सितंबर 2003 में पहला प्राइवेट ओन्ड स्पेस जो है वो लॉन्च किया गया। और इसी तरह अगस्त 2007 में फोनेक्स लैंडर लैंड ऑन मार्स, मरीख पे फोनेक्स लैंडर को भेजा गया। और 11 अगस्त 2011 में पाकिस्तान लॉन्चेज इट्स फर्स्ट जियो स्टेशनरी हेडलाइट सैटेलाइट, यहाँ पे हेडलाइट लिखा हुआ तो ये सैटेलाइट है, पाक सेट -1R। ये पाकिस्तान ने जो पहला अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजा था वो। लैंडसेट सैटेलाइट, इट इज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट मिशन सिंस 1972, 1972 से लेके आज तक जितने भी सैटेलाइट भेजे उनकी एक जो सीरीज है उसको कहते हैं लैंड सेट सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो जमीन के पोल्स पे फिक्स होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे होते हैं। द सैटेलाइट विच मूव ओवर द नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे मूव कर रहे होते हैं। पोलर सैटेलाइट वाज लॉन्च ऑन 20 फरवरी 1996 बाय अमेरिका। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है जिसे हम किसी भी, ये जितना भी गूगल मैप है ये सारा जीपीएस पे ही काम कर होता है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ये दो लोग थे जिन्होंने मून पे स्टेप रखा। और इंडियन सेंड द फर्स्ट सैटेलाइट एरिया बेटा इनटू स्पेस इन 1975। और पाकिस्तान ने जो पहला सैटेलाइट भेजा था वो था बदर 1 इन 1990।